स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। तो बाजार में हम जो स्थिति देख रहे हैं, इसकी आशंका तो थी कि क्या बाजार अपने शुरुआती गेंस को सस्टेन कर पाएगा, और यह आशंका इस बात को लेकर थी क्योंकि जीएसटी में बहुत कम ऐसे ऐलान हैं जिसका बाजार को अंदाजा नहीं था। ऐसा कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं आया और बाजार ने पहले रिएक्शन दे भी दिया था। तो कंजम्पशन के जितने भी धड़े, जितने भी आयाम हो सकते हैं, वहां पर हमने देखा कि अच्छी तेजी बन गई थी। और अब हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। आप अगर देखेंगे, इंश्योरेंस ने भी अपनी तेजी को गंवाई है। ऊपरी स्तर से नीचे आके एचडीएफसी लाइफ अब निफ्टी का टॉप लूजर है, 0.25% के आसपास की गिरावट है। और निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं वो सिर्फ 125 अंकों के हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बेहद कमजोर हो गया है। तो आगे बाजार पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक दिग्गज एक मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। मैम, पहला रिएक्शन आपसे जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर आप किस तरह से देख रही हैं, और इंश्योरेंस सेगमेंट को इससे कितना बूस्ट मिलेगा? एक्चुअली जीएसटी एग्जम्पशन का डिसीजन जो सरकार ने ऐलान किया है, उस पर न्यू इंडिया बहुत गर्व करती है और हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे रिटेल कस्टमर्स को बहुत फायदा होगा। जो भी जीएसटी रिडक्शन होगा 18% से 0 तक बना दिया है, तो उसका जितना मैक्सिमम जो उसमें से हम उसको कम कर सके प्रीमियम, उनका आउटगो हम जरूर कम करेंगे। और ये कस्टमर्स को जितना हम फायदा दे सकते हैं इसका हम जरूर देंगे। न्यू इंडिया हमेशा सरकार के साथ रही है और अभी भी हम बहुत इसको वेलकम करते हैं। आगे भी हम सब कुछ करेंगे जिससे कि सरकार का विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है, जो सपना है, वो पूरा हो। बिल्कुल गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मानसी दवे दिस साइड। सही कहा आपने, आम आदमी के लिए सस्ते इंश्योरेंस का लक्ष्य तो सरकार बनाकर चल ही रही है। इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी से उद्योग पर कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा, और क्या ये कदम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को और बढ़ावा देने में मदद करेंगे आपके हिसाब से? यहाँ बिजनेस को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये जो 18% रिडक्शन है, इसके वजह से जो फायदा होएगा फाइनल आउटगो में कस्टमर के लिए, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा कस्टमर के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से अभी लेना चालू करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। जो पहले ये कॉस्ट की वजह से वो लोग सोच रहे थे, अभी जरूर वो ये एक नेसेसिटी हो गया आजकल हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सन है। ये बिल्कुल जरूरी है कि सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिटेल कस्टमर सारे के सारे खरीदना चालू करेंगे। हमारा अवेयरनेस कैंपेन भी चालू है। तो ये सब चीजें जब हैं, तो इसको लेके मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा। जो पेनिट्रेशन है, जो नहीं हो रहा था, वो शायद अभी आगे चल के ज्यादा होगा। गिरिजा मैम, एक और सवाल मैं देख रहा था कि सेगमेंट वाइज जो प्रीमियम कॉम्पोजिशन आपका है हेल्थ इंश्योरेंस से और पर्सनल एक्सीडेंट से 46% से ज़्यादा आता है। क्या हम मान के चलें कि प्रीमियम घटेगा, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार हम मानते हैं कि बाजार कुछ ऐसी चीज़ें सेंस करता है जो शायद हमें पता नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस शेयर में कुछ खास उत्साह हम देख नहीं रहे हैं। तो आपसे मैं ये शेयर मार्केट के बारे में और शेयर के प्राइस के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा गहराई से समझने की ज़रूरत है? न्यू इंडिया का जो पोर्टफोलियो बाइफर्केशन है, उसमें 46% हेल्थ का है और हेल्थ के अंदर हमारा 80-85% जीएमसी बिजनेस है। 15 से लेके 20% के अंदर ही है हेल्थ, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी सब ग्रुप मेडिक्लेम है और ग्रुप मेडिक्लेम पर कोई जीएसटी छूट नहीं दिया गया है, सिर्फ रिटेल के ऊपर दिया गया है। तो ये जो रिटेल है, हमारा रिटेल बेस, उस पे डेफिनेटली जो भी हम दे सकते हैं कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, हम जरूर दे देंगे। और हमारा थ्रस्ट है रिटेल के ऊपर है इस साल से, बैंक एश्योरेंस के ऊपर है, रिटेल के ऊपर है।
तो जैसे भी जितना भी न्यू बिजनेस आएगा ऑन रिटेल वो सब पे ये छूट लागू रहेगा और हम बहुत खुशी खुशी दे देंगे कस्टमर को एट द मिनिमम प्राइस दैट वी कैन। लाइक म्यूजिक टू द ईयर गिरिजा मैम, लेकिन एक और चीज, किसी भी बदलाव के साथ साथ बिजनेस मॉडल और स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव करने ही होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सेक्टर और बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ और नए कस्टमर एडिशन पर कितना असर इस तमाम से देखने को मिलेगा और क्या इसे इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली इस डिसीजन के वजह से हेल्थ रिटेल इंश्योरेंस में बहुत फर्क आने वाला है। तो हमारे जो भी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसको हमको गेयर अप करना बहुत जरूरी है। और जो हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स के बीच में, उसको ज़्यादा करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस क्रिएशन, सारी कंपनीज, हमारी जीआई काउंसिल भी बहुत मेहनत कर रही है इसमें और इसको हम जारी रखेंगे। इसको इनफैक्ट और भी सेंसिटाइज करेंगे और इंटेंस करेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से ये सब होने से कस्टमर्स बढ़ेंगे, उनका फायदा होगा, उनका हेल्थ नीड्स कवर होगा और इसके ऊपर प्रीमियम्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। और इंश्योरेंस में जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, जितने ज़्यादा पॉलिसीज हम बेचेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्लेम रेशियो। तो इसके वजह से डेफिनेटली एक मीडियम टर्म में जब भी इतना बड़ा पॉलिसी चेंज आता है तो जो करंट स्टैंडर्ड्स है उससे नए स्टैंडर्ड में मूव करने का जो थोड़ा सा टेम्पररी सेटबैक होगा वो होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली अग्री टू इट। गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस डेवलपमेंट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच और आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय बाजार का रुख करते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट से सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट थोड़ा बदलता हुआ नजर आया है और इस बदलाव को हम एंटिसिपेट करके चल भी रहे थे। जिस तरह से मार्केट ने चेयर किया, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन बुनांजा मूव जो सरकार की तरफ से आता हुआ दिखा, फर्स्ट हाफ में मजबूती और सेक्टर स्पेसिफिक काफी हद तक एक्शन देखने को मिला। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, दिन की ऊंचाई पर जहां बाजार थे वहां से कमजोरी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा हल्के होते हुए कमजोरी हाथ लगी 24,776 67 के आसपास के स्तर 24,932 तक के ऊपर जाता हुआ दिखा था। उम्मीद यही थी कि 25,000 तक के लेवल्स नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए। बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए, साथ साथ मार्केट की ब्रेथ यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी स्क्रीन पर साथ चलाते रहेंगे और स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं। अभिषेक, जिस तरह से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए दिखे लगा था और इनफैक्ट हमने व्यूअर्स को बताया भी था कि हाँ बिल्कुल एक पॉजिटिव मूव आया जरूर है, लेकिन अब भी कॉशन प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज मार्केट में हो सकता है कि वॉलेटिलिटी नजर आए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त इंडेक्स की चाल को और स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप होनी चाहिए? मानसी, देखिए सुबह सुबह बिल्कुल हमने साफ साफ शब्दों में कहा था और हमने दर्शकों को, हमारे ट्रेडर्स को आगाह किया भी था कि जोश में ना होश नहीं खोना है, क्योंकि बाजार गैप के साथ खुल रहा है तो ये रिस्क लेके खुल रहा है। नए ट्रेडर्स के लिए आप थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। और हमने देखा कि शुरुआत के आधे घंटे में बाजार ऊपर से नीचे आने लगा था और हमने साफ साफ ये भी कहा था कि अपॉर्चुनिटी कहां पर बनेगी। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी 24,700 से 800 की रेंज में। एग्जैक्टली उसी रेंज में बाजार आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तमाम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर जब इतनी बड़ी न्यूज थी, जब इकोनॉमी के री रेट होने की बात हो रही है, जब कंजम्पशन के बूस्टर डोज को लेकर सरकार बुलिश है, एनालिस्ट बुलिश हैं, और अभी हम बात कर रहे थे गिरजा मैम से, ऐसे तमाम लोग जिनसे बातचीत कर रहे थे वो बुलिश हैं, तो फिर बाजार नीचे क्यों आ रहा? देखिए, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज है। लेकिन यह है कि आप इसका इंपैक्ट बाजार में एक दिन में आते हुए नहीं देखेंगे, ये धीरे धीरे आएगा, ये अचानक से नहीं आएगा। तो बाजार आज फिर गिरा क्यों? गिरने के पीछे वजह कई सारे। मानसी, आप और हम रोज चर्चा कर रहे हैं और बताइए कौन सा ऐसा ऐलान है जिसको लेकर हम सरप्राइज हैं कि अच्छा ये आ गया। सरप्राइज वाले फैक्टर नहीं थे। हम मोटा मोटी हर चीज का अंदाजा लगा चुके थे कि ऑटो पर 28 से 18 हो जाएगा, इंश्योरेंस पर जीएसटी हट जाएगा, जो 12% वाले स्लैब में है वो 5% में आ जाएगी। तो सब कुछ बाजार को पता था और बाजार ने इस पर रिएक्शन दे दिया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि
अब ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है ऑटो में, कंजम्पशन में, तमाम स्पेसेस में। और एक और चीज ये है कि बाजार के लिए कुछ चिंताएं हैं, जो ग्लोबल लिंकेज वाली चिंताएं हैं, वो अपनी जस की तस हैं। एफआईज की बिकवाली देखिए थम नहीं रही है, लगातार हो रही है। आज के डेटा देखते हैं कि शाम को क्या आता है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की जो लॉन्ग पोजीशन है 8% के आसपास है। अगेन एक बाजार के लिए पेन है। बाकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता कायम है। ट्रंप ने कह दिया है कि नहीं, वो 50% का टैरिफ को हटाएंगे नहीं। कहीं बीच में उम्मीद बन रही थी कि शायद इसको रिमूव कर लेंगे, और मान के चल रहे थे कि नहीं ये 25% तो शायद रहेगा, ये 25% वाला हट जाएगा, लेकिन ये कब तक रहेगा पता नहीं। तो एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा तनाव है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप भारतीय बाजार से भारतीय एशियन पेयर को अगर तुलना करेंगे, तो सारे के सारे बाजारों ने हमसे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिया है। कोस्पी, हैंग सेंग, चाइना, निकाई, ताइवान, ये सारे के सारे बाजार अगर आप 2025 के रिटर्न देखेंगे तो बेहतर रिटर्न दिए हैं। और एक चीज और है, एक और मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है मानसी, कि अगर हम 26 अगस्त से अब तक देखेंगे ना, तो ऐसा मतलब इक्का दुक्का सत्र अगर हम छोड़ दें तो बाजार ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरा है इंट्राडे में, और यह साफ साफ विजिबल दिख रहा है। आज अब करना क्या चाहिए? अब देखिए 200 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से आ चुकी है। अब प्योरली हम देख रहे हैं कि यह सेल ऑन न्यूज हो रहा है। तेजी की पोजीशन है, तो मेरा मानना है कि आप 24,600 यहां पर आप देखेंगे ऑप्शंस का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस मेरा मानना है कि 25,000 एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। उसके पहले एक छोटा सा पड़ाव है 24,900 का। देखते हैं कि बाजार वहां तक जाता है नहीं जाता है, लेकिन इस स्तर पर आप, मुझे लगता है कि 100-150 पॉइंट की तेजी के लिए एक सौदा बाजार में ले सकते हैं 24,600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर शॉर्ट नहीं है तो शॉर्ट ना करें। मंदी के माहौल से बाजार थोड़ा बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां की दिक्कतें अलग हैं, और एक बाजार की परेशानी की वजह भी निफ्टी बैंक है। 12 में से 9 शेयर देखिए कमजोर हैं, और कौन से दिन पर, जब इतनी बड़ी खबर सामने से निकल के आई है, सामने फेस्टिवल सीजन खड़े हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक ये चल रहे हैं, और ये थोड़ा सा जो हम हरियाली थोड़ी बहुत निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, इन दोनों की चलती है। तेजी की पोजीशन अगर है तो 54,000 पर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। देखिए निफ्टी बैंक में ना आपको छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस नजदीक के, ये स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी। 54,000 का स्टॉप लॉस रखिए। रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा वो 54,500 का होगा। बुलिश सेंटिमेंट कब होगा इसका कंफर्मेशन तभी आएगा। मुझे लगता है कि मैं 10वीं 15वीं बार रिपीट कर रहा हूं, 55,000 के जब तक ऊपर निफ्टी बैंक नहीं निकलता है, तब तक आपको ये सस्टेनेबल तेजी नहीं आएगी बाजार में। और ये अपने मोमेंटम से बार बार निफ्टी बैंक दिखा भी रहा है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में अभी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह हैं, और ओशो कृष्ण भी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। कुणाल जी, ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना और स्वदेश पर। ओशो, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एज एक्सपेक्टेड बाजार की तेजी टिक नहीं पाई, सेल ऑन न्यूज हो गया, प्रॉफिट टेकिंग हो गई बाजार में। आपको क्या लग रहा है कुणाल? हालांकि दूसरे सत्र में तेजी, ओशो, दूसरे सत्र में तेजी हो रही है, आपको लगता है कि यहां से तेजी करनी चाहिए या फिर इंडेक्स को आप अवॉइड करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। यस, नो डाउट, आज जैसा हमने देखा कि मार्केट काफी हायर जोन में ओपन हुआ एंड वहां के बाद एक भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन पे। बट अभी भी अगर हम देखें मार्केट का मूड माहौल, जैसा आपने इनिशियली बताया, ये सब ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे। जीएसटी के जितने भी न्यूज थे वो ऑलरेडी फैक्टर इन थे, जिसके वजह से हमें एक फॉलो अप बाइंग ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। बट अगर हम डेवलपमेंट्स देखें कि लास्ट 3 दिनों में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो निफ्टी अपने क्रूशियल हर्डल जो 24,750 का है उसके ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 24,750 से 800 के रेंज में अगर निफ्टी क्लोज करता है, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा, तो आने वाले दिन में हमें यहाँ पे एक ग्रेजुअल अपशिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच अभी इंडेक्स पे लेकर के नहीं चलना चाहिए, बिकॉज एज आपने इनिशियली बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 55,000 एंड निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं निकलता है, अग्रेसिवली बुलिश ट्रैक्शन या बहुत अग्रेसिवली बुलिश आउटलुक मार्केट में नहीं है। बट डे ऑन डे, एवरी डे हमें एक नए अप्रोच के साथ मार्केट को डील करना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है कि 24,800 का जो मेजर हर्डल है वो अभी भी मार्केट के लिए है, तो 24,800 का एक क्लोजर या सस्टेनेंस का वेट करना चाहिए।
उसके बाद निफ्टी में हमें थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन आते हुए लौटते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकता है। लोअर एंड पे मुझे लगता है 24,700 और 600 का एक सपोर्ट जोन है। सो इस जोन के आसपास आए तो बाई करें। हायर लेवल्स पे 24,800 के ऊपर कन्विक्शन काफी बढ़ जाएगा एंड 2500 के आसपास अपने पोजीशन से एग्जिट भी ले लें या फिर अपने पोजीशन को लाइट कर लें। यहाँ पे थीमेटिक मूवर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंडाइसेस में अभी भी कन्विक्शन आना बचा हुआ है। इसमें कन्विक्शन आना बचा हुआ है और अगर कन्विक्शन आ भी जाता है तो शॉर्ट लिव्ड रहता है, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर फोकस करने की राय दे रहे हैं। तो चलिए, जहां स्टॉक पिकिंग मार्केट है, क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं वो अब जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। क्लोजिंग ट्रेड्स। कुणाल, गुड आफ्टरनून। एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां हम बात कर रहे हैं M&M, ICICI बैंक, ITC, HDFC बैंक, ब्रिटानिया, ऑल इन ऑल कंजम्पशन बास्केट है जो कि इस वक्त बाजार में अब भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एज क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जस्ट मैं एक इंडेक्स के व्यू पे ऐड करना चाहूंगा कि हमने देखा है कि निफ्टी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड यहाँ पे हमने देखा है कि एक पुल बैक आया हुआ है। निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। डेफिनेटली 24,700 टूटेगा डाउन साइड पे तो फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा और हायर लेवल्स पे 25,000 है रेजिस्टेंस है। प्रॉब्लम रहा है आईटी। सो आईटी एज एन इंडेक्स चल नहीं रहा है, वो एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में है और आईटी से हमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आईटी इन निफ्टी आईटी इंडेक्स देखोगे तो अपने 20 डीएमए को वापस ब्रेक करने में है और कहीं ना कहीं आईटी का प्रेशर रहता है। एफआई की जो पोजीशंस रहती है जो हर राइस पे सेल कर रहे हैं, मेजरली लार्ज कैप्स में रहती है और आईटी भी उनके काउंटर्स में रहते हैं। तो आई थिंक जब तक वो एफआई की बाइंग रिज्यूम नहीं होगी तब तक मार्केट लैकलस्टर मूवी बताते रहेगा। ओवरऑल निफ्टी अभी भी एक रेंज है 24,400 से लेकर 24,800 900 तक का जोन है। सो शायद रेंज में कंसोलिडेट करेगा। प्रॉब्लम रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट दिखाया है और एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी जब तक, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द शो में कहा, 55,000 नहीं निकालता है, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। और अगर बैंक निफ्टी जो ये रीसेंट लो बनाया था 53,600 के आसपास वो तोड़ता है तो अपना 200 डीएमए टच करने आ जाएगा जो 53,000 पे है। आज का भी गैप अप ओपनिंग देखोगे, बैंक निफ्टी 54,500 भी सरपास नहीं कर पाया। सो क्लियर कट हाई लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक 54,500 इमीडिएट बेसिस पे नहीं निकलता है तब तक व्यू नेगेटिव ही रहेगा। 54,500 अगर हम निकालते हैं तो 55,000 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वहां तक एक रैली आ सकती है। अब यहाँ पे स्टॉक पिकिंग पे हम क्या देखेंगे? सो दो स्टॉक है। फर्स्ट मैं एक बाई साइड का रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा और सिंस हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस जिस हिसाब से मूव हो रहे हैं तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे हम फोकस करेंगे। मुथूट फाइनेंस आई थिंक अभी भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे नया स्विंग हाई स्टॉक ने निकाला है, वॉल्यूम्स के साथ हमें बाइंग दिखाई दी है तो मुथूट फाइनेंस पे बाई की सलाह रहेगी। 28-26 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2780 का और हाई लेवल्स पे हम 2860 से लेकर 2890 तक के टारगेट्स मुथूट फाइनेंस में देख सकते हैं। सो मुथूट फाइनेंस बाई साइड पे रहेगा। सेकंड है सेल साइड और सेल साइड पे मैंने आईटी पैक से ही सिलेक्ट किया है क्योंकि आईटी काफी वीक लग रहा है और कल का ट्रेडिंग सेशन भी वीक रहेगा। सो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक पिक किया वो है सेल साइड पे नौकरी। नौकरी आप देखोगे कि एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना 20 डीएमए भी ब्रेक कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक नए लो के तरफ नौकरी के लिए जाएगा। नौकरी सेल की सलाह रहेगी। 1380 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1300 से लेकर 1280 तक के टारगेट्स रहेंगे नौकरी की तरफ से। ट्रेड्स खरीदारी के मौके बनते हुए ओशो कृष्णन से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स समझते हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। मेरे दो लॉन्ग के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला लॉन्ग है बजाज फिनसर्व पे। बजाज फिनसर्व में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पैटर्न पर तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है एंड आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के साथ बाइंग सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व पे 2000 के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है तो करेंट लेवल्स पे बाई करें। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 1970 का एंड मुझे एक्सपेक्टेड टारगेट जो दिख रहा है इसके चार्ट पे वो नियर अबाउट 2080 का दिख रहा है तो उस टारगेट के लिए बाइक का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। सेकेंड काउंटर है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में देखें तो ओवरऑल एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है काउंटर एंड अभी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
तो कमिंस इंडिया को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 3850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 4050 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ तेजी के सौदे कमिंस इंडिया 4050 के टारगेट 3850 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ओशो इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन दिन भर हम तमाम इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंजम्पशन को कितना बूस्ट मिलेगा और कंज्यूमर को कितना फायदा होगा, ये दोनों के दोनों चीजें ही, और इंडस्ट्री उन चीजों से कितनी लाभान्वित होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव। भार्गव सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सर, ये काफी टाइम से हम देख रहे थे कि आपकी तरफ से तो डिमांड भी था कि जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, उससे होगा ये कि फिर ये जो छोटी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी और मिडिल क्लास को उससे बेनिफिट हो जाएगा। आप जरा समझाएंगे कि इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस फैसले को आप? देखिए, बटर जो वापस आएगा वो सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे सेगमेंट्स इकोनॉमी के हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ज्यादातर सभी सेगमेंट्स हैं जहां पर अब हम देखेंगे कि बटर वापस आने लगेगा, क्योंकि ये जो रिफॉर्म मेजर सरकार ने लागू किया है इस वक्त, इसका असर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कस्टमर जो है वो अब देखेगा कि उसके पास चाहे इनकम टैक्स की वजह से, चाहे रिपो रेट्स कम होने से और कर्जे के रेट्स कम होने से, चाहे जीएसटी कम होने से, बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज के उस पर, इन सब की वजह से उसकी जेब में पैसे ज्यादा आ जाएंगे और वो जाके जो चीजें इतने सालों से खरीद नहीं पाता था वो अब खरीदने लगेगा। और मार्केट की डिमांड जब ऐसे बढ़ती है तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आप कह रहे हैं मक्खन मक्खन आने लगेगा। एब्सोल्युटली मिस्टर भार्गवा, बटर ऑन द ब्रेड जिसकी हम बात कर भी रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम जब कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा होगी तो डिमांड भी बढ़ती दिखेगी और वो खर्च भी ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे आप भी बता रहे हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल के लिए ये पूरा का पूरा एक बूस्टर डोज ज़रूर है, लेकिन स्मॉल कार सेगमेंट का प्रदर्शन यहाँ से किस तरह का आप देखते हैं? बिकॉज आपके पूरे पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसमें 70% जो है वो स्मॉल कार सेगमेंट से ही आता है। स्मॉल कार सेगमेंट रिवाइव करेगा, डिमांड बढ़ेगी और ग्रोथ रेट 10% तक हो जानी चाहिए। ठीक है मिस्टर भार्गवा, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ अब आपसे हम समझना चाहेंगे। ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ में किस तरह के बदलाव अब आप देखेंगे? बिकॉज पहले आपने गाइड किया था सबड्यूड ग्रोथ दिखेगी, लेकिन विद दिस अनाउंसमेंट क्या बेहतरी आती हुई देखने को मिलेगी? किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट करके चलने चाहिए? इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट तो मेरे ख्याल से 7-8% ज्यादा नहीं होगी, बट ये याद रखिए कि इस साल के 6 महीने तो गुजर चुके हैं। इस टैक्स रिफॉर्म का जो फायदा होगा सिर्फ 6 महीने ही आएगा इस साल। ऑलराइट मिस्टर भार्गवा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। ऑटो इंडस्ट्री और आपकी कंपनी इन पर्टिकुलर जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं उससे किस तरह से इम्पैक्ट करती दिखेंगी ये हमें बताने के लिए थैंक यू सो मच। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक नज़र इंडेक्सेस पर होनी चाहिए और इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी पर, बिकॉज बैंक निफ्टी लाल निशान में इस वक्त फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है। 40 से 50 अंकों की बिकवाली इस वक्त नजर आएगी। 54,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ। फर्स्ट हाफ में जो थोड़े बहुत गेंस थे वो गेंस पूरी तरह से फिजल आउट होते हुए, और ओशो इनफैक्ट हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि इन कंपैरिजन अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ही है जो कि इस वक्त बाजार में कंसर्न्स पैदा कर रहा है या चलने नहीं दे रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी में काफी सेशंस की कमजोरी देखने को मिली है। व्हेन डू वी सी एन एब्सोल्यूट कमबैक? इस वक्त तो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेंड करता हुआ। अभी भी अगर बैंक निफ्टी में देखें तो लोअर हाइस का ही पैटर्न अभी तक मेंटेन है काउंटर में। एंड अभी अगर देखें तो नेगेटिव क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म एंड 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच। तो जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं शोकेस करता है
मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट एक स्लगिश वे में ही मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन का भी अप्रोच रखना चाहिए। एंड जैसा मैंने इनिशियली स्टेट किया था कि एवरी डे न्यू अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। बेसिकली न्यूज रिलेटेड काउंटर्स में जितना मूवमेंट है थीमेटिक मूवर्स पे, उन पे फोकस करना चाहिए। बैंकिंग अभी सल्किंग जोन पे है, काफी स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास। तो इन केस अगर 53,500 के नीचे स्लिप करता है, तब यहाँ से और भी ज्यादा डिसरप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच का ही अप्रोच लेना चाहिए। पहला पड़ाव इसका 54,500 का है, एंड जो क्रूशियल पड़ाव है वो 55,000 का है। तो जब तक 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, तब तक कॉम्प्लेसेंट बेट से थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए हमें। एंड 55,000 के ऊपर ही एक पॉजिटिव व्यू लेकर के बैंकिंग स्पेस में चलना चाहिए। इस वक्त बैंक निफ्टी पर हमें मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। हम देखने की बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट है। गिरावट की आशंका तो थी, लेकिन इस कदर हम प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे इसका अंदाजा नहीं था। निफ्टी बिल्कुल लाल निशान में जाते जाते बच गया है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो बहुत ही सपाट कारोबार हम देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से करीब 400-450 पॉइंट नीचे आके, और माहौल थोड़ा लैकलस्टर है। अगर आप निफ्टी के एफएमसीजी इंडेक्स को लेकर आइए, हल्के से गेंस, आधे % से भी कम के गेंस रह गए हैं। और डे हाई से कितनी गिरावट है? 1275 अंकों की। कितनी तेजी रह गई है? सिर्फ 250 अंकों की, आधे % से भी कम है। तो ये बाजार की स्थिति है। और हम देख रहे हैं कि मतलब अच्छी खबरें कई आई हैं, एक दो अच्छी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन बाजार चल नहीं रहा है। अगर आप उस लेवल से देखेंगे, जब पीएम मोदी ने जीएसटी का अनाउंसमेंट किया था, वहां से निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है, ओनली 100 पॉइंट। और प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो ये 0.25% के आसपास बैठेगा। तो ये बाजार की स्थिति है। जीएसटी की अच्छी न्यूज, जीडीपी की बढ़िया न्यूज, उसके पहले हमने देखा था कि S&P ग्लोबल की तरफ से री रेटिंग, तमाम चीजें आई हैं, लेकिन बाजार स्थिति यह है कि घिसट घिसट के चल रहा है। लेकिन चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इस वीकनेस, इस प्रॉफिट टेकिंग वाले बाजार में भी मौके कहां पर हैं। हमें गाइड करने के लिए निर्मल बंक की स्वाति होतकर हमारे साथ हैं, और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुझारे हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। स्वाति जी और हरीश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। स्वाति, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पहले तो अपने आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, अगर आपके पास कोई हैं तो। उसके बाद बाजार पर आपसे व्यू लेंगे। Yes, definitely. First of all, good afternoon, Abhishek जी. Yes, मार्केट काफी वोलेटाइल है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मोमेंटम से रही हमें देखने मिल रही है। मैं 2 बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी या एडवाइस करना चाहूंगी। पहला है एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेरी वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है इसमें अगर लाइन चार्ट देखोगे तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट आ रहा है। करंटली 2570 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। आप बाय कर सकते हो करंट लेवल्स पे। 2520 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में एटलीस्ट 2670 तक की रैली में देख रही हो ऑन अ पॉजिटिव साइड। सेकंड बाय कॉल मेरा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर्स भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन बेस पे चल रहा है, विद इन द रेंज ऑफ 3150 टू एटलीस्ट 3350 के रेंज पे, एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स के वर्ज पे है। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा। करंटली 3120 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 3070 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें क्षमता है 3220 के टारगेट्स देखने की। तो ये 2 बाय कॉल आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है। पिडिलाइट अगेन एक कंजम्पशन वाला शेयर, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी नीचे आया है, लेकिन मौजूदा स्तर से स्वाति को भरोसा है कि 100 रुपये अभी और ये चल जाएगा। 3230 के टारगेट है। 3080 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड सुझा रही हैं। 2 सौदे, और दूसरे अगर हम शेयर की बात करें तो वो है एशियन पेंट्स का।
मतलब पिडिलाइट और एशियन पेंट्स कई बार हम साथ साथ ही नाम लेते हैं। 2670 के टारगेट है, इसमें भी 100 रुपए ऊपर के टारगेट और 2520 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप ट्रेड कीजिए। आधे % के गेंस पर ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो 2 तेजी के कॉल्स हैं। ठीक है, जहां ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है वो अपॉर्चुनिटी हम आपको जरूर बताएंगे। अब लॉन्ग टर्म में बाजार तो ठीक होता है, अब शॉर्ट टर्म की बात हम पहले कर लेते हैं। हरीश जुझारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आप बताइए, आपने कौन से शेयरों को चुना है और कहाँ कन्विक्शन आ रहा है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल आज का मार्केट देखा है तो एक अच्छा ओपनिंग देखने मिला। ऑलमोस्ट 25,000 का लेवल ऑलमोस्ट निफ्टी ने छू लिया था। आज एक चीज एग्जांपल हो सकता है कि जो बोलते हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो आज का डे है, परफेक्ट एग्जांपल बैठेगा। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट ऊपर लेवल से करेक्टिव देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अभी भी सब लेवल्स की बात करते हैं तो सपोर्ट जो है 24,700 के आसपास ही है। अगर इसके लेवल के नीचे फिसल जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो लेवल्स हम लोग पहले देख रहे थे, जो 24,550 और 500 लेवल्स, वो लेवल्स नेक्स्ट सपोर्ट बन के रहेंगे निफ्टी के लिए। वेराज मुझे लग रहा है कि जो गैप अप से ओपन किया था बिल्कुल वहां से अभी तो मुझे लग रहा है कि जो गैप फॉर्मेशन है फिल हो चुका है। तो देखना तो जरूरी है कि मार्केट इस लेवल पे टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभी भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैंक निफ्टी में भी इतना ज्यादा वीकनेस देखने नहीं मिला था। हाँ बिल्कुल कि ज्यादा तेजी भी नहीं देखने मिला, लेकिन वीकनेस भी देखा है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सपोर्ट है, जहाँ पे HDFC और ICICI बैंक सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो 2 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। पहला रहेगा कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया का स्टॉक स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कोल इंडिया में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर 402 और 410 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 379 का। और नेक्स्ट पिक रहेगा वही भी बाइंग का ही रहेगा, जो कि ग्रासिम है। ग्रासिम में देखा जाए तो मॉर्निंग में बिल्कुल एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार मूविंग एवरेज के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है करेंटली। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं ग्रासिम में भी, जहां तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के वो टारगेट्स बनेंगे 2900 के लिए बाइंग करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2750। तो चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट स्वाति होतकर और हरीश जुझारे के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एब्सोल्युटली उनकी स्ट्रेटजी भी आपके स्क्रीन पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन पर फोकस कीजिएगा जरूर। स्टॉक वाइज मूव्स हैं और थीम्स हैं जो कि चल रही हैं। लेदर एंड फुटवेयर शेयरों में भी GST के जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख तो रहा है। कंजम्पशन का पूरा पॉकेट जो है वो वर्कआउट करता हुआ, और ऐसे में बाटा, कैंपस, रिलैक्सो फुटवेयर, इन तमाम स्टॉक्स को एक बार पुल अप करना चाहिए और देखना चाहिए। दिन की शुरुआत में तो ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो इन स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती और तेजी के ट्रिगर्स नजर आ रहे थे। और इस वक्त अगर बाटा और साथ ही रिलैक्सो के स्टॉक प्राइस को हम स्क्रीन पर लेकर आएँ, बाटा में हम देख रहे हैं एक मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रही है। स्वाति, गुड आफ्टरनून। आपसे टेक जानना चाहूँगी, 7% की तेज़ी बाटा के स्टॉक प्राइस में इस वक्त नज़र आ रही है। इसके अलावा भी बाकी जो फुटवेयर प्लेयर्स हैं, रिलैक्सो फुटवेयर में उतनी बड़ी तेज़ी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है, लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर है जो कि क्रिएट होता हुआ। बाटा के स्टॉक प्राइस में करंट लेवल्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? बढ़िया तेज़ी है, एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है पार्ट प्रॉफिट बुक करने का कोई नज़रिया बन रहा है? देखिए मानसी जी, डेफिनेटली आज काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने नजर आई है इवन बाटा एंड रिलैक्सो में। बाटा में आज जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ एक हमें अप रैली दिखी है वो काफी पॉजिटिव है। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास हुआ आया है, 1260 के आसपास के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो पार कर देता है तो ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है, ट्रेंड चेंज होते हुए हमें नजर आएगा पॉजिटिव साइड में, विच विल एक्सटेंड दिस रैली टुवर्ड्स टू एटलीस्ट 1350 टू 1380। वहां तक मेरी रैली है मुझे नजर आ रही है। करंट लेवल्स के पास इनके पास भी पोजीशंस और डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है एक 1200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ टारगेट ऑफ 1350 टू 1380 के लेवल तक। एक और प्लेयर, एक और स्पेस थीम है स्टेशनरी आइटम्स, जिस पर GST में जो ताज़ा बदलाव हुए हैं उसका एब्सोल्यूट इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकर आए सारे पेपर स्टॉक्स को, और इसके अलावा डॉम्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। इस स्टॉक में ज़बरदस्त मूव कह सकते हैं। बिग शोज ऑफ द डे के कैंडिडेट्स ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो साबित हो रहे हैं, लाइक बाटा इंडिया इन पर्टिकुलर फुटवेयर स्पेस की अगर बात करें, स्टेशनरी की अगर बात करें तो इसमें पेपर स्टॉक्स एंड डॉम्स जैसे काउंटर्स करीब 8% की तेज़ी के साथ इनमें कामकाज देखने को मिला है। जो स्लैश हुए हैं रेट्स, GST रेट, उसका सीधा असर है 12% से 5%।
एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर भी आते हुए देखने को मिले हैं। हरीश जी, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। एट 2690 के लेवल्स पर डॉम्स का स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ दिख रहा है इन स्टेशनरी सेगमेंट, वन ऑफ द प्लेयर्स, क्या राय होगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, बिल्कुल जैसे हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि एक अच्छा रैली देखने मिला था स्टेशनरी स्टॉक्स में। डोम्स हो, नवनीत एजुकेशन हो, तो मुझे लग रहा है कि डोम्स की चार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है 2350 के अराउंड। तो वहां से लगातार हम लोग जब भी स्टॉक उस लेवल छूता है तो वहां से स्टॉक रिवर्सल देखने मिलता है। तो रिसेंटली भी ऑलमोस्ट वहीं से रिवर्सल देखने मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 7% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ये जो बेस बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के रहेगा। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है 3050 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि एक ब्रॉड रेंज जो कंसोलिडेशन है अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर चांस है, जो कि 3050 के लेवल तक स्टॉक प्राइस मूव होने के लिए। तो जिसके पास बाइंग है तो होल्ड रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर से और 3000 से 3050 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करे, थोड़ा वेट करे, क्योंकि जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग देखने मिला है, हो सकता है कि कल 1-2 दिन में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिले और स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्टिव करेक्शन देखने मिला तो 2600 के आसपास अगर मिल जाता तो मुझे लग रहा है कि अच्छा बेटर लेवल चलेगा बाय करने के लिए। फिर से एक बार ऊपर के वो 3000 के लिए टारगेट्स मान के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि मेंटेन करना चाहिए 2350 का। सो ये एक राय स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए लेवल बेस्ड कामकाज इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एक नज़र होनी चाहिए और वन ऑफ द सेगमेंट जिसे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है, नीड ऑफ द आर भी था। लेकिन अगर आप देखें इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में 0% जीएसटी यानी कि नो जीएसटी का अनाउंसमेंट, 18% से नो जीएसटी, और इसका इम्पैक्ट इंश्योरेंस प्लेस पर स्वाति नज़र तो आ रहा था। इस वक्त ऑफ कोर्स गेंस जो हैं थोड़े हल्के होते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ओवरऑल इंश्योरेंस पर आपकी राय क्या रहेगी? यस, डेफिनेटली इंश्योरेंस पे ओवरऑल ट्रेंड मानसी लॉन्गर टर्म ड्यूरेशंस के लिए पॉजिटिव है। आज न्यूज़ के हिसाब से हमें अच्छी खासी रैली देखी है, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये लोग ऑलरेडी काफी हाई लेवल्स पे चल रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग आज नोटिस किया है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। मुझे लगता है LIC और HDFC लाइफ ये दो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है जिसमें अच्छी खासी रैली हमें देखने मिलेगी। LIC में मुझे लगता है एटलीस्ट 920 to 940 के लेवल्स तक रैली ये कंटिन्यू हो सकती है। एंड HDFC की अगर बात करो तो 770 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो पार कर देगा ना तो काफी अच्छी रैली हमें एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी 840-850 तक। दोनों स्टॉक्स पे मेरे व्यू पॉजिटिव है। लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऊपर रख सकते हो। एब्सोल्युटली। तो इंश्योरेंस प्ले पर ये एक राय इस वक्त मिलती हुई और इंश्योरेंस सेक्टर पर जो जीएसटी अनाउंसमेंट्स होते हुए देखने को मिले हैं, एग्जेम्प्ट किया गया है स्पेस को 18% से, बिल्कुल एग्जेम्प्ट टैक्स रेट जो है। और इस पर पैनी नज़र अनुराग शाह की थी और अनुराग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है। अनुराग, आप तो ऑन फील्ड जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए बड़ी सौगात। बिल्कुल, लोगों का तो अपफ्रंट यही कहना है कि 18% जीएसटी है वो नहीं लगेगा और अब उनका प्रीमियम 18% तक कम हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कैच है। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनियां 18% प्रीमियम कलेक्ट करती है, उदाहरण के तौर पे 100 रुपया उनका बेस प्रीमियम है, उस पर 18% जीएसटी लगता है तो 118 रुपये प्रीमियम होता है और 18% जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का जो खर्चा होता है, जो वो कमीशन पे करती है, उस पर जीएसटी दिया जाता है, री इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दिया जाता है, आईटी सर्विसेज पर जीएसटी दिया जाता है, उनके ऑफिस रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन सब पर भी उनके द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है। तो ये जो जीएसटी का भुगतान किया जाता है ये 5 से 7% तक का होता है और फिर वो 18% पे सेट ऑफ हो जाता है। तो कंपनियों के द्वारा 10% तक जो जीएसटी दिया जाता था, मतलब कुल जीएसटी जमा किया जाता था, वो 7-8% का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन अब जब ये आईटीसी नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जम्प्ट कर दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस पे और हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो इस वजह से जो कंपनियां 5 से 7% तक का आईटीसी ले पाती थी, वो अब ये आईटीसी उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसमें 3 ऑप्शन हो सकते थे। एक ऑप्शन तो ये था कि 5 से 7% का जो उनका मार्जिन है वो कम कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी कॉस्ट बढ़ा दी जाए, जो 100 रुपया बेस प्रीमियम था वो 107 रुपया हो जाएगा,
लेकिन जो कस्टमर है वो 118 की जगह 107 रुपया देगा। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है, कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने साफ कहा था कि हम मेक श्योर करेंगे, वी विल मेक श्योर दैट कंप्लीट बेनिफिट इज पास टू द पॉलिसी होल्डर। तो सरकार ये बिल्कुल साफ कर चुकी है कि इंश्योरेंस कंपनियों को पूरा बेनिफिट पास करना होगा। तो इसमें होगा यही कि जो उनके मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होंगे, और वही वजह से आज दिख भी रहा है स्टॉक्स में, स्पेशली हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो वहां जो ऊपर से जो ऊपरी स्तर तक पहुंचे थे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, उसमें गिरावट दिखी है। और क्योंकि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक और दिक्कत है कि वो अपना जो आईटीसी है वो किसी और बिजनेस के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, गो डिजिट, वो आईटीसी को है अपने मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस के हिस्से से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आईटीसी का सेट ऑफ करने का उनके पास विकल्प नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ा विकल्प रहेगा ग्रुप पॉलिसीज के जरिए, लेकिन इंडिविजुअल जो बिजनेस है वो भी कंपनियों का बड़ा बिजनेस होता है, वहां पर सरकार के द्वारा पूरी तरह से जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और वही अब जो है स्टॉक्स के प्राइजेस में भी दिख रहा है कि कंपनियों पर जो है, जब सरकार ने ये स्टेटमेंट दे दिया और सीबीआईसी के चेयरमैन ने भी जो ईटी नाउ स्वदेश को जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो इन तमाम चीजों के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव दिख रहा है। अनुराग ने बहुत ही क्लियरली, बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया कि जीएसटी को लेकर जो सरकार ने जो बेनिफिट दिया है, तो आखिर जो इंश्योरेंस कंपनियां चल क्यों नहीं रही हैं, इसके पीछे की वजह यही है कि आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, तो मार्जिन पर हिट आएगा। सीधा सीधा बिल्कुल आपको सरल भाषा में अनुराग ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और आज हम देख रहे हैं कि देखिए शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में की थी, लेकिन उसके बाद सारे के सारे शेयर, एलआईसी अगर आप छोड़ दीजिए तो सारे के सारे अब हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, इक्का दुक्का शेयरों को छोड़कर। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, वृद्धेश इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप तो ये इंश्योरेंस कंपनीज या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप तो बड़े क्लोजली विवेक जी काम करते हैं। आप जरा एक बार व्यू दीजिए, क्या आपको लगता है कि आगे कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा, मार्जिन मतलब ज्यादा हिट ना हो इंश्योरेंस कंपनीज के, और कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले को? अभिषेक, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका हल इमीडिएटली निकलेगा। अब नेट ये होने वाला था, पहले ऐसे डिस्क्लोजर हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है और हम लोग इंश्योरेंस एजेंट्स भी है, तो दोनों का इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। अब इसमें ऐसे होता है कि जो पहले 100 रुपया चार्ज होता था और टैक्स लग के 118 हुआ करता था, अब हो सकता है कंपनीज आगे चल के आपको एक प्राइस हाइक ले ले प्रीमियम में और उसको 100 के बदले 103 कर दे, ताकि 18 का ऑटोमेटिकली, तो कस्टमर के लिए समझ लीजिए कि जो 5% है 105 कर दे, तो कस्टमर के लिए 13% फायदा हो जाएगा और कंपनी एक हाइक ले ले। यही इसका एक हल दिखता है मेरे को शॉर्ट टर्म में, अगर इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम में हाइक ले। नहीं तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ही होने वाला है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, आज के दिन हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करते हैं। इन द सेंस, जो म्यूचुअल फंड अगर समझ लीजिए कि हमको 100 रुपया देता है एज कमीशन, तो उस 100 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है। अभी आप ब्रोकरेज देखो, स्टॉक ब्रोकिंग, हम लोग स्टॉक ब्रोकर्स भी है, तो स्टॉक ब्रोकिंग का जो ब्रोकरेज होता है, अगर 100 रुपया अगर ब्रोकरेज है तो उस पर टैक्स लगता है, तो कस्टमर हमको 118 देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एएमसी हमको 100 देगा और हमको रिवर्स चार्ज, विच इज वेरी पेनफुल। और हमने भी इस बार हमारे एसोसिएशन ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 18 बहुत ज्यादा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चक्कर में, और स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ सेक्टर्स है जहां पे इफेक्ट आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कितनी भी पुकार लगाओ। तो इसका आपको मतलब इन द गेम लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक हाइक ले ले तो ठीक है। हाँ, देखते हैं क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं, जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, और भी नए
कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को कंपनीज अब टारगेट यहाँ से करती हुई दिखेंगी। लेकिन हो सकता है कि जीएसटी में जो राहत मिली है, लोगों के पास थोड़ी सेविंग अगर बढ़ती है तो उसका फाइनेंशियलाइजेशन भी हो, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़े, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे जाएं, क्या हो सकता है और इस फैसले को इंडस्ट्री कैसे देख रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में निफ्टी अपने सारे के सारे गेंस गवाकर सपाट है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा पुअर है और जो भी शेयर चले थे शुरुआती सत्र में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। हालांकि एमएनएम एक ऐसा स्टॉक है जो अपने सुबह के गेंस को अभी तक होल्ड करने की पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। 6% के आसपास का उछाल है, निफ्टी का ये टॉप गेनर है। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से जीएसटी में सरकार की राहत कितनी पॉजिटिव है, इस पर बातचीत करते हैं। इसका असर क्या होगा देश में निवेश के कल्चर को लेकर। हमारे साथ राधिका जी जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमें समय देने के लिए। राधिका जी, कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को और फाइनेंशियल स्पेस में इसका क्या इंपैक्ट आएगा? क्या हम मान के चलें कि अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ज्यादा स्कीमें भी लॉन्च होंगी? देखिए, आई थिंक मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग कि ये मूव आएगा, कि कुछ तो ये लोग जीएसटी में करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त की स्पीच में इसका जिक्र किया था। तो आई थिंक मार्केट की तो ये एक्सपेक्टेशन थी। अब एग्जैक्ट डिटेल्स कल बाहर आए हैं। आई थिंक ये मीडियम टर्म में तो एक अच्छी मूव है। देखिए, आज की ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है और जो न्यूज फ्लो है वो इतनी अनसर्टन है कि आपका जो कोर है, जो एक इंजन है जो फायर कर सकता है, वो है आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब एक मूव इन्होंने ऑलरेडी टैक्सेशन के माध्यम से बजट में किया था, दूसरा मूव ये जीएसटी हो गया है। और मुझे लगता है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या ऑटोज हैं, गाड़ियां हैं, ये थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है कि एक एसी नहीं खरीदना था नए घर के लिए, 2 खरीद लेते हैं। चलो, अभी जीएसटी कम हो गया है, 18% या 10% सस्ता हो गया है। तो आई थिंक कंजम्पशन बूस्टर है। लेकिन मार्केट एक्चुअली फाइनली रिजल्ट देखेगा। मार्केट देखेगा कि इससे वाकई कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है, अर्निंग्स में डिफरेंस आ रहा है, एंड आई थिंक उसमें आपको Q3 Q4 लगेगा, विच इज व्हाई मार्केट रिएक्शन इज। बिल्कुल राधिका जी, आप सही कह रही हैं आप, लेकिन साथ साथ देखिए अनिश्चितताएं ढेर सारी थी। उसमें इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, डोमेस्टिकली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी कह सकते हैं कि एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती ज़रूर है। पिछले दिनों हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टैरिफ सिनेरियोज देखे, कंटिजेंट एनवायरनमेंट देखे। क्या ये जो ताज़ा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के अनाउंसमेंट हैं वो उस खबर को कुछ हद तक बैलेंस करेंगे, या फिर इन दोनों को इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक लिंक देखना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों अलग फोर्सेस हैं और बैलेंसिंग इम्पैक्ट तो होगा। आई थिंक कुछ नुकसान तो इकोनॉमी को होगा टैरिफ के कारण, खासकर जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, या टेक्सटाइल्स है, या सिलेक्ट केमिकल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको नुकसान होगा। अब इस मूव से अगर कंजम्पशन में अपटिक आएगा तो जीडीपी को थोड़ा सा पॉजिटिव अपटिक मिल सकता है। तो व्हाइल दे आर नॉट लिंक्ड, ऑफसेटिंग इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, और अभी के दौर के लिए ये सही अनाउंसमेंट है। राधिका, एक और चीज है कि देखिए कंजम्पशन बूस्ट अगर होता है, हालांकि वो इंक्रीमेंटल होगा तो कंपनीज के बैलेंस शीट पर असर तो आएगा। एक्चुअल जो इम्पैक्ट जो रिजल्ट में ट्रांसलेट होंगे, आप कौन से क्वार्टर तक आते हुए देख रही हैं? देखिए, वक्त तो लगेगा। अभी हम देख रहे हैं कि टैक्स का भी जो इम्पैक्ट था, जो बजट में हुआ, तो जो टैक्स की राहत थी, उसका भी इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से नहीं दिखा है। मेरे हिसाब से Q2 तो ज्यादातर आपका चला जाएगा, लेकिन इस साल दिवाली और जो हमारा फेस्टिव सीजन है, जहां आमतौर से लोग नई चीजें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, एयर कंडीशनर, ऐसी चीजें खरीदते हैं,
वहां से थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू होगा और Q3, Q4 जो आखिरी 2 क्वार्टर हैं इस साल के, शायद वहां से आपको इम्पैक्ट दिखने की उम्मीद है। एब्सोल्युटली। राधिका जी, इस पूरे के पूरे सिनेरियो को म्यूचुअल फंड के साथ किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी। अब उसका खर्च वो अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें जो पसंद है वो चीज़ें, डिमांड उनकी बढ़ती हुई दिखेगी, कंजम्पशन एक तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या एक कैविएट ये भी है कि इससे म्यूचुअल फंड में भी पैसे आते हुए दिखेंगे? बिकॉज हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो लोग शायद SIP करना भी और बेहतर समझें। आई थिंक जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, आमतौर से दोनों का मिक्स ही होता है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा कंजम्पशन के लिए आता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा सेविंग्स और निवेश में आता है। आई थिंक निवेश तो गुड थिंग इज, जब सेविंग्स का इंडिया में कल्चर आ गया है तो सेविंग्स को निवेश में ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लेकिन चाहे वो पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए और फिर कंपनीज को कैपिटल की तरह से जाए या कंजम्पशन में आए, एक्चुअली इम्पैक्ट सेम है। बट माय होप इज कि इससे डायरेक्ट कंजम्पशन पे ज्यादा फर्क होगा कि आप आपका AC 20,000 का नहीं, अभी 15,000 का पड़ेगा या 16,000 का पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा बॉर्डर पे थे, आप जाके कंज्यूम करेंगे। दैट्स राइट। राधिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस नए डेवलपमेंट पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, बाजार में तो हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव 24,735 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी जहां लाल निशान में है, अब निफ्टी में भी कमजोरी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है और इनफैक्ट FMCG पॉकेट पर भी नज़र होनी चाहिए। FMCG स्पेस सेक्टर भी ऊपरी स्तरों से कमजोरी झेलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ऑन दैट नोट, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट एट 3 BTST HCBT ट्रेड्स और क्यूज एंड ट्रिगर्स पर फोकस करेंगे। वेलकम बैक टू ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में इस वक्त GST रेट रैशनलाइजेशन का बड़ा अनाउंसमेंट और इस अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट जो है वो दिखा और दिखने के बाद गेन्स कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। हरीश जजारे हैं हमारे साथ और विवेक कारवा भी हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखे हैं पिछले दिनों, कई सारे स्पेसेस हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर आपसे विस्तार से बातचीत करनी है और कुछ तमाम स्पेसेस पर आपसे आपका टेक भी जानेंगे। लेकिन पहले एक बार हेडलाइंस हमारे व्यूवर्स को बता देते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। सारी तेजी गवाकर दिन की ऊंचाई से फिसला बाजार। निफ्टी ऊपर से 175 अंक फिसल कर 24,800 के नीचे। निफ्टी बैंक भी करीब 300 अंक फिसल कर 54,100 के पास। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। डाउ फ्यूचर्स 35 अंक नीचे, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में 35 अंकों की तेजी। यूरोपीय बाजार की शुरुआत मिली जुली। छोटी कार और बाइक पर GST घटने से M&M 6% उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। फरवरी 2021 के बाद इंट्राडे में सबसे बड़ी तेजी। वहीं आयशर और TVS मोटर 1 से 1.5% ऊपर। GST राहत से खपत वाले शेयरों को तेजी का बूस्टर। इमामी, कोलगेट और ब्रिटानिया 3 से 4% भागे। डाबर, नेस्ले और ITC में भी 1 से 2% तक की तेजी। GST दायरे से बाहर होने से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जोश। बजाज फिनसर्व, ICICI लोम्बार्ड में 2.5 से 3% तक की मजबूती। लेदर एंड फुटवेयर पर सरकार ने GST घटाकर किया 5%। फैसले से बाटा, कैंपस एक्टिव वेयर और रिलैक्सो 1 से 7% दौड़े। तो बाजार में हम देखने की हल्के से गेंस है। निफ्टी हरे निशान में है। निफ्टी बैंक भी लाल निशान में 54,000 के नीचे गोता लगाने के बाद
सपाट कारोबार कर रहा है। हरा निशान बस दिख भर रहा है 54,060 के आसपास किस तरफ हम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है ना कि अच्छी चीजें खोजना चाहिए और कुछ कुछ अच्छी चीजें ये हैं बाजार में कि आज ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक फिसला जरूर है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों के दोनों करीब 0.25% के गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं और इनके चलते ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी हरे निशान में टिकने में आपको कामयाब दिखाई देगा। हरीश जी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों चल नहीं रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक हमने देखा था कि 1400 के नीचे आ गया था, 940 रुपए के आसपास के भाव हो गए थे एचडीएफसी बैंक के। आपको क्या लग रहा है, कोई संकेत मिल रहे हैं कि स्टेबल होंगे, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? अगर कन्विक्शन है तो बताइए सर। अभिनव जी बिल्कुल, जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन दोनों स्टॉक्स की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है, और क्योंकि जिस तरीके से कल एक हैमर का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन बनाया था उसके चलते आज भी थोड़ा तेजी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू हो सकता है आगे भी, जो कि ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 975 970 980 के तक। तो मुझे लगा कि वहां तक और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि इतना बड़ा तेजी दिख नहीं रहा है अभी भी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज में ही रहेगा, लेकिन थोड़ा और पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म देखने मिल सकता है। लेकिन इतना ज्यादा ट्रेड बनने इतना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्कोप नहीं बन रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। देखते हैं अगर नीचे एक बार फिर से एक बार 950 950 लेवल 945 लेवल से मिलता है तो वहां पे एक बार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर के ओर स्कोप ज्यादा कम है। तो उसके चलते मैं अभी फिलहाल के लिए एचडीएफसी बैंक पे बाइंग तो अवॉइड करूंगा, लेकिन लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास थोड़ा बने रह सकते हैं, जहां पे मुझे लग रहा है कि 975 980 लेवल तक देखने मिल सकता है। वहां पे एक बार फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। 975 980 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं। हरीश जी ये नहीं करें कि वहां पर टिके रहिए, मतलब यहां से 15 रुपए और जाए तो प्रॉफिट टेकिंग, ये तो स्थिति है बाजार की। लेकिन विवेक जी आज हम ये भी देख रहे हैं बाजार में कि आप देखिए कंजम्पशन की तरफ थोड़ा फ्लो मूव हो रहा है। एफआईज तो दूर हैं, तो हमें बाजार को अगर इस स्तर पर टिकाना है तो डोमेस्टिक फंड्स का सहारा है या फिर रिटेल का सहारा है। तो थोड़ा सा फंड्स इधर उधर हो रहे हैं, कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं और कुछ कुछ स्पेसेस में हम देख रहे हैं सरकारी शेयर आज कमजोर हो रहे हैं, पीएसयू बैंक कमजोर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ कंजम्पशन में भी हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है। टाटा कंज्यूमर कमजोर है, वरुण बेवरेजेस कमजोर है, या बजाज कंज्यूमर के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि जहां पर नरमी आ रही है कहीं वैल्यू बाइंग के मौके भी बन सकते हैं इस बाजार में? अभिषेक, कहावत है ना पुरानी कि बाई ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, तो वही हो रहा है। और अब तक जीएसटी आएगा, चेंजेस होंगे, तो ये सबको मालूम था। हाँ, जीएसटी में और कुछ बड़ा नया सरप्राइज आता पॉजिटिव, जो जबरदस्त पॉजिटिव हो तो बाजार उसको बहुत पॉजिटिवली लेता। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो उम्मीदें थी तो वैसे ही जीएसटी काउंसिल से लगभग वैसा ही सर्कुलर आया है, और इसके लिए बाई ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली बात हो रही है। क्योंकि बाजार को चाहिए कि अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो अब तक हम लोग ट्रम्प से जूझ रहे थे, अब अचानक जीएसटी आने वाला था तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट चल रहा था। जीएसटी का ये इश्यू खत्म हो गया है, अब नया क्या। तो बाजार ऐसे ही लेते रहता है, और मुझे लगता है कि एक अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी राधिका बोल रही थी, इसका फायदा आपको इमीडिएटली नहीं, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म में आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, चाहे वो इनकम टैक्स कट हुआ इस साल से, और चाहे आप ले लीजिए कि जो जीएसटी के कारण हाथ में पैसा बचेगा, लोग उसको इन्वेस्ट जरूर करेंगे। कंजम्पशन भी बूस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और मुझे लगता है कि कंजम्पशन ज्यादा अगर बूस्ट होता है तो मार्केट के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और ओवरऑल आप अगर अमाउंट्स देखते हो जो जो मार्केट में आ रहे हैं, देखिए 2-4 नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन जो करीबन म्यूचुअल फंड में वहां पे एसआईपी ऑलमोस्ट 24,000-25,000 करोड़ हर महीने आ रहा है। उसके अलावा जो यूलिप वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है उसका अमाउंट ले लो कैपिटल मार्केट में, जो इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट ले लो, एनपीएस के थ्रू जो आ रहा है वो ले लो, और जो पीएफ फंड्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है तो उनसे जो आ रहा है, तो करीबन समझ लीजिए कि करीबन 35,000 करोड़ हर महीना बाजार में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ रहा है। तो इसका इफेक्ट, इसके लिए आप अगर देखोगे पिछले 5 साल से लगभग एफआईआईज ने खाली सेलिंग ही किया है कोविड के बाद में, लेकिन बाजार वैसे के वैसे टिका हुआ है और इनफैक्ट आपको रिटर्न्स भी दे रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ इतनी है। तो ओवरऑल इसका फायदा होगा लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली।
तो आज तो ऐसा है कि हाँ भाई अब सब कुछ हो गया, आज जितना भी प्रॉफिट हुआ है लेके एक बार घर चले जाओ और फिर 1-2 दिन बाद वापस देखेंगे। ठीक है विवेक जी, कल शुक्रवार, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। अभी कल खुला है बाजार, अब कल बात करेंगे छुट्टी की, फिर अगले हफ्ते की बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये है कि अब सारी की सारी चीज़ें लोगों को पता ही थी। और मैं भी यही कह रहा था कि नहीं, सरप्राइज एलिमेंट कुछ नहीं है। बाजार ना फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। बाजार क्यों, हम भी तो यही करते हैं। और आप ये देखिए, सामने डेटा है कि ऊपरी स्तर पर ना टिक नहीं पा रहा है। सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ना बाजार हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब 1-2 ट्रिगर नहीं आए हैं। अगर हम बजट में, अगर हम टैक्स रिलीफ से अगर हम शुरुआत करें तो ना जाने कितने ट्रिगर आए, लेकिन बाजार चला नहीं। अभी भी अगर हम पिछले साल के स्तर से देखेंगे, 1 साल पहले के लेवल से अगर आप निफ्टी को देखेंगे, करीब आपको 2.5% नीचे दिखाई देगा। ये बाजार की स्थिति है। एक और खिमा, इस पर जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे हरीश जी। कैपिटल गुड्स का L&T लाल निशान में आज सुबह, हालांकि हमने देखा था कि शेयर मजबूत था। इसके अलावा ABB का शेयर कमजोर है, सीमेंस में कमजोरी हम देख रहे हैं। BHEL के शेयर में तेज गिरावट है। हमने देखा था कि BHEL 250 रुपए के ऊपर था, जुलाई में शेयर को हम देख रहे थे, और वहां से लगातार सेलिंग प्रेशर ये शेयर झेल रहा है। कहीं कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर शॉर्ट करने में कैपिटल गुड्स में रिस्क है? और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कैपेक्स की शुरुआत हो गई है और ये सारे कैपेक्स वाले शेयर हैं। क्या राय होगी आपकी? अभिषेक जी, अगर कैपिटल गुड्स की देखिए, लास्ट कुछ दिनों से बिल्कुल हम देखा है कि वो थोड़ा वोलेटाइल देखने मिल रहा है। लास्ट 2 दिन में L&T का स्टॉक थोड़ा बढ़ के देखा मिला था, लेकिन फिर से एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन अगर देखा है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड है। मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग का तो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सडनली बाउंस बैक करता है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ज्यादा हम लोग फंसने का ज्यादा चांसेस है। मुझे लग रहा है कि अच्छे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है बाइंग करके ही चलना चाहिए अभी भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह के स्टॉक्स है, थर्मैक्स हो गया, कुमिंस हो गया, कमिंस इंडिया की बात करते हैं, जो कि लास्ट कुछ दिनों से लगातार तेजी में ही है। आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 1.5% का भी गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया और एक्सटेंड हो सकता है, उसका गेंस देखा है तो स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि अभी 4100 4120 तक भी मुझे ऊपर की ओर नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। और दूसरी चीज देखा है तो CG पावर हो गया। CG पावर में क्या दो चीजें हो गई कि जहाँ पे सेमीकंडक्टर और इवन इसका भी दोनों मिलके आ चुका है, तो वहां पे भी एक रैली देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि स्विंग स्टॉक्स में वहां पे अभी भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है कैपिटल गुड्स में। तो बेटर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। थोड़ा जैसे नीचे मिलता है तो डिप्स में बाय करने की राय रहेगी, लेकिन शॉर्ट तो मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स। तो कैपिटल गुड्स शेयरों पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। लेकिन विवेक जी, एक बात तो है कि आज सारी लाइमलाइट जो है वो कंजम्पशन स्पेस ले गया, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल हो, FMCG हो, या किसी भी तरह की कंजम्पशन से जुड़े हुए थीम्स। बट ऐसे में नज़रें जो है बाकी स्पेसेस से मानो हट सी गई मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। लेकिन हमारा काम बाकी स्पेसेस पर भी फोकस कर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को ये सारे ऑब्जर्वेशंस देना है। ऐसे में इस वक्त विवेक, फार्मा, मेटल, रियल एस्टेट, IT, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स। और मेटल्स की शाइन लगातार हम पिछले 3 से 4 सेशंस में देख रहे थे। आज वो शाइन जो है वो फ्रिजल आउट हुई है। क्या इन तमाम सेक्टर्स में से कहीं पर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से ना लॉन्गर टर्म प्ले, ऑफ कोर्स फंडामेंटल आउटलुक के हिसाब से बनती है? देखो, अगर आप भारत के अंदर जो ज्यादा बिजनेस करते हो और वैसा अगर सेक्टर लेते हो, तो मुझे रियल एस्टेट अच्छा लगता है। कारण भी है इसका। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्पोजेबल इनकम वगैरह की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जो ग्लोबली हो रहा है उससे थोड़ा सा डीलिंक्ड है, और उसके कारण आपको यहाँ पे आगे चल के और बेनिफिट दिखेगा। और जितना भी ये कंजम्पशन कम हो रहा है और आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स भी कम ही होने की बातचीत चल रही है, तो इसका इफेक्ट आपको रियल एस्टेट पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं रियल एस्टेट पे भी बुलिश हूँ। और बाकी 2 सेक्टर जहाँ पे मुझे अभी एक कॉन्ट्रा ओपिनियन अच्छा लग रहा है, वो फार्मा और IT दोनों है। अब फार्मा और IT डेफिनेटली ग्लोबली एकदम लिंक्ड है, और थोड़ा बहुत भी और अगर US से थोड़ा सा अग्रेसिवनेस आए या फिर कोई अब्सर्ड टैक्स लगा दे, तो हो सकता है इन सेक्टर में और गिरावट देखने को मिले।
लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यूएस थोड़ा सा वापस दिखा रहा है कि बातचीत करने के लिए रेडी है, क्योंकि टोटली इंडिया को ब्रेक करके आप अलग चले जाओ वैसे नहीं होने वाला है। तो ये पॉजिटिव ओपिनियन मैं रखता हूँ, इसके लिए बातचीत होगी। और एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत एसआईपी रूप में फार्मा और आईटी दोनों को लीजिए, क्योंकि जो वैल्यूएशन आज के दिन बहुत ही सस्ता है। कल हमने देखा पीरामल फार्मा इतना तेजी से अचानक बढ़ा था, और उदाहरण के लिए उस कंपनी की जितना मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूएस में ही है, तो कुछ कुछ कंपनीज को ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है पीरामल फार्मा। तो आप फार्मा और आईटी दोनों पे ऐसे कॉन्ट्रेरियन एटलीस्ट एसआईपी के रूप में आई थिंक आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये तीनों सेक्टर पे बुलिश हूँ, और रियल एस्टेट डेफिनेटली कंजम्पशन बेस्ड स्पेस में आपको उधर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उदाहरण देखें, डीएलएफ एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है 1600-1800 करोड़ का, और 3 दिन में पूरा का पूरा बिक जाता है। तो नंबर स्टिल ऑल द गेम। कॉन्ट्रारियन व्यू और 3 सेक्टर्स विवेक हमें सुझा रहे हैं। फार्मा और आईटी अच्छे लेवल्स पर इस वक्त मिल रहे हैं, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और रियल एस्टेट के लिए तो ना लॉन्गर टर्म प्ले लगातार हम आपको कहते हैं कि अब साइकिल का ट्रेंड जो है वो हमेशा जारी रहेगा। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, अमरदेव सिंह जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदेव, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करते हैं। 3:15 बज रहे हैं, कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स अगर आप लेकर जाना चाहेंगे बताएं। एक स्टॉक के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें अभी कुछ दिनों से हम लोगों ने एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देखी है, और स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में था टुवर्ड्स 125 और 120, 118, 120 के बीच में। तो अभी इसने वो लेवल को ब्रेकआउट किया, और यदि मैं टेक्निकली देखूं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है कि 125 के ऊपर होल्ड करता है तो इसमें रैली टुवर्ड्स 138, 140 लेवल की देखी जा सकती है। और इसमें जो डाउनसाइड है वो 117 का स्टॉप लॉसेस पे रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए राय। लेकिन बाजार देखिए सारे के सारे गेंस फिर से गंवाकर अब निफ्टी बैंक तो लाल निशान में ही है। 54,030 के स्तर आप स्क्रीन पर देखेंगे, और निफ्टी बैंक ने भी पूरी की पूरी तेजी सरेंडर कर दी। कितनी तेजी, अगर आप ऊपरी स्तर से देखेंगे तो करीब करीब 350 अंकों की गिरावट हम निफ्टी बैंक में, क्योंकि 24,980 वहीं पर बाजार खुला, और उसके बाद सारे के सारे गेंस फिजल आउट बाजार में होते गए। तो ये स्थिति है। और आप देखिए इंडिया विक्स जबकि वीक है, आधे % नरम आपको दिखाई देगा 11 के नीचे का इंडिया विक्स है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वैसे एक ये लेसन भी, ये सबक भी है, और ये फेज ना लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा कि जब एक साथ बैक टू बैक इतने सारे जब पॉजिटिव ट्रिगर आए तब भी बाजार नहीं चला। अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे तो 1.55% की रीडिंग आई थी 8 साल के निचले स्तर पर। सर्विसेज पीएमआई के डेटा अभी 1-2 दिन पहले आए थे 15 साल के हाइस पर। आरबीआई से राहत, सरकार की तरफ से राहत, रेटिंग एजेंसीज का भरोसा, लेकिन बाजार अगर नहीं चला तो नहीं चला, और ये हकीकत है। इसके साथ ही हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि मतलब क्या 100 पॉइंट जीएसटी को लेकर इतना बड़ा ऐलान, और निफ्टी सिर्फ उस लेवल से 100 पॉइंट ऊपर, ये हजम होने वाली चीज तो नहीं है। अब क्या रीजन है ये समझना मुश्किल है। ट्रंप वाला मसला एक है, लेकिन क्या बाजार उससे इतना परेशान होगा, ये एक थोड़ी सी निराश करने वाली चीज है। आपका कॉन्फिडेंस शेक करने वाली चीज निश्चित तौर पर है। एक शेयर आपसे जरा इस पर राय जानना चाहेंगे अमरदेव जी। बजाज फाइनेंस को लेकर ना मेरा कन्विक्शन थोड़ा हाई है। मैं अपना व्यक्तिगत व्यू आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बाइंग अगर होनी है, अगर थोड़ा सा बूस्टर आना है जीएसटी का कंजम्पशन को लेकर, तो ये बेनिफिशियरी होगा। आगे दिवाली है, बाकी नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है 22 सितंबर से। मैं मान लीजिए अगर यहां से इसको कम से कम 4 महीने देता हूं, ये पूरा का पूरा 2025 का समय अगर दे दूं, तो बजाज फाइनेंस में कितने रिटर्न की उम्मीद यहां से करके चलूं, और क्या लेवल्स मुझे दिखने चाहिए? देखिए बजाज फाइनेंस, आपने सही कहा कि जो जीएसटी का एक ट्रिगर है वो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसने एक जो 900 और 910 का एक जोन ऑफ 9 का 10 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस था,
उसे ब्रीच किया है और उसके ऊपर सस्टेन करा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सस्टेन करना अबव 925 930, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर सस्टेन करता है देन इट कैन रैली टुवर्ड्स इमीडिएट जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस आता है वो 980 1000 लेवल का है। तो वो एक यहाँ से मतलब रफली अराउंड 5-6% की रैली वहां बन सकती है। ऑन द डाउन साइड इट इज स्ट्रांगली सपोर्टेड अराउंड 880 लेवल्स। तो मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल पॉजिटिव। एक अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इट इज वेरी स्ट्रांग। तो इसका मतलब है देयर कैन बी अ गुड रैली वंस इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 980 1000 लेवल्स। उसके ऊपर चलता है देन इट विल बी इन आई वुड से अनदर जोन इन इटसेल्फ, और फिर इसमें एक 15-20% की रैली भी देखी जा सकती है। पर मैं ये मानता हूं कि 980 1000 इज अ लेवल टू वॉच आउट फॉर इन द शॉर्ट टर्म। तो कोई यदि कुछ लोग यदि बाय करते भी है तो दैट्स अ लेवल वेयर यू कैन लुक एट फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। Sustaining above that level, then you can see some major rally. Otherwise, it could witness some consolidation. ठीक है, 980,000 रुपए तक की आप उम्मीद करके चलिए। उसके अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपको इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। ये व्यू है बजाज फाइनेंस को लेकर। ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सिलेक्टिव जो शेयर्स हैं ना थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहे हैं। मारुति सुजुकी करीब 1.5% पौने 2% नीचे, दिन के निचले स्तर के आसपास ये भी शेयर होना चाहिए। और हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाइस पर है। नई नई गाड़ियां भी कंपनी लॉन्च कर रही है, फेस्टिवल सामने है, लेकिन आप देखिए प्राइस अगर आप देखेंगे डे लो पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। मारुति सुजुकी का इस्तेमाल, हरीश जी क्या आपको लगता है कि इस डिप का इस्तेमाल बाइंग के लिए करनी चाहिए? क्या व्यू है आपका? या फिर आपको लगता है कि अगर किसी को अच्छा खासा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है क्योंकि महीने भर में करीब 20% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं मारुति ने, क्या प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर कोई लेवल वॉच आउट करें सपोर्ट के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, लास्ट कुछ दिनों से देखिए ऑटोमोबाइल में देखा है तो सेक्टर में अच्छा खासा रैली देखने मिला। मारुति हो, hyundai हो, बहुत सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, सारे M&A में भी आज के दिन अच्छा खासा रैली देखने मिला। तो मुझे लग रहा है कि उसमें मारुति की बात कर रहे थे, बिल्कुल मारुति में एक बड़ा तेजी देखने मिल रहा था। तो जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक रैली शार्प रैली देखने मिला है, मुझे 15,000 के आसपास आ चुका है प्राइजेस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जिस तरीके से एक रैली के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी रिलेंटलेस रैली था, कहीं पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने नहीं मिला था बीच में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट सेक्टर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अभी भी तेजी नजर आ रहा है, जो कि स्टॉक प्राइस को मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में 16,000 तक भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, जहाँ की सपोर्ट जो बन रहा है 14,200 के करीबन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से किसी ने बाय किया हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और थोड़ा फिर से एक बार नीचे लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जिसके पास इन्वेस्ट के लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि उनको बने रहना चाहिए। अगर नीचे डिप आता है तो फिर से थोड़ा बहुत एड ऑन भी कर सकते हैं वहाँ पे एवरेजिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन जारी रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसके चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एडवाइस करूंगा करंट लेवल्स पे, और नीचे आए तो फिर से एक बार री एंट्री कर सकते हैं 14,000 14,100 के आसपास बाइंग के लिए। 14,000 14,100 के आसपास आए तो आपके लिए री एंट्री का मौका होगा। मारुति सुजुकी के शेयर में 1.5% की गिरावट फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। M&M को देखिए आज संतोष हो रहा है, खुशी हो रही है कि इस शेयर ने अपने गेंस को सरेंडर किए नहीं। 6% जो शेयर टंगा शुरुआत में, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ये रहा। कोई हमने सेलिंग प्रेशर इसमें देखी नहीं। तो ये दिखाता है कि कितना स्ट्रांग है ये शेयर। रिसेंट हाई 3430 रुपए के आसपास था, आई थिंक कि 25 अगस्त को बना था। उसको पार करके आज 3535 पर ये शेयर निकला है। तो इसमें जो तेजी जिनकी है, मुझे लगता है कि उनको बने रहने चाहिए। लेकिन चलिए जरा BTST और STBT की ट्रेड समझ लेते हैं। जो एक्साइटमेंट आज हमने ओपनिंग पर देखी, हालांकि आशंका थी मुझे कि नहीं शायद बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, सेल ऑन न्यूज हो जाएगा, और फिर एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन थोड़ी निराशा तो होती है। अब मन स्वीकार नहीं करता है कि बाजार नीचे आए। देखिए हम ना बुल सभी लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि बाजार चलें। बहुत ऐसे कम होते हैं जो ना शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी खोजने में माहिर होते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है। लेकिन BTST समझते हैं, और अमरदेव जी शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपकी नजर कहां पर है, और BTST या फिर STBT आपके सौदे क्या होंगे? उसमें मैं एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल स्पेस से, पीरामल फार्मा। तो पीरामल फार्मा में हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से
एक पुल बैक रैली हमें देखने को मिल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल्स पे इस पे बाइंग की जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 190 के नीचे रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 225, नॉट इमीडिएटली इन अ डे बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पिरामल फार्मा टारगेट क्या बोला आपने इसके लिए सर? 225 ठीक है, 225 के टारगेट, ठीक है, बढ़िया डिसेंट टारगेट है। और 190 रुपए का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आकर्षक है ये पिरामल फार्मा। आज ये भी दिन के ऊपरी स्तर पर टिका नहीं। हरीश जी, आप बताइए आपकी BTST STBT ट्रेड। अभिषेक जी, जिस तरह से मार्केट में देखते हुए नजर आते हुए मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक मेरे रडार पे है जो कि अभी भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन सा नीचे से लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने मिल सकता है जहाँ पे स्टॉक प्राइस 77 तक का चांसेस है ऊपर की ओर, तो उसके लिए बाय करना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 70 का। पर मुझे लग रहा है कि 77 तक का चांस है, तो वहाँ उसके लिए टारगेट के लिए अभी बाइंग करके चल सकते हैं IDFC फर्स्ट। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक 77 तक के टारगेट्स हरीश जी की तरफ से 2.25% की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। कुछ और ट्रेड जरा समझते हैं। एक शेयर देखिए मुझे थोड़ा अच्छा लग तो रहा है, ट्रेंट, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी थोड़ा सा फिसला है। ट्रेंट में अमरदेव जी BTST आप अलाउ करेंगे? ये ट्रेंट में जो क्लोजिंग हो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसमें एक रैली तो आज देखी गई बट हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर है, तो मैं इसमें BTST तो नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जो आज का एक लेवल है जो हाई था टुवर्ड्स 5670, तो 5650 5700 जो है वो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये सस्टेन करेगा तभी कुछ मेजर रैली है, अदरवाइज ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। ऑन द डाउनसाइड सपोर्ट समवेयर अराउंड 5200 एंड ऑन द अपसाइड 5700, तो इस रेंज में 10% के इस रेंज में वो फिलहाल सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू। एक बार नायका के शेयर को लेकर आइए। नायका के अगर आप शेयर को देखेंगे तो फ्यूचर में और कैश में थोड़ा प्राइस का आपको ना डिफरेंस दिखाई देगा। फ्यूचर्स में करीब करीब 2% ऊपर ये शेयर ऊपर है और कैश में देखेंगे 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन सारे के सारे शेयर ये ऊपरी स्तरों से नीचे आ गए। दिक्कत की चीज़ ये है, इतनी जल्दी फिजल आउट होनी तो नहीं चाहिए। बाजार के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो अच्छे हैं, सरकार का सपोर्ट है, रेगुलेटर का सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि FIs के सहारे हम चले हैं। अगर हम पिछले 5 साल निकाल के अगर देख लें तो FIs के बिना सपोर्ट के भी बाजार चला है। अब ठीक है, FIs के पैसे क्रूशियल होते हैं, लेकिन ये दिक्कत की बात होती है। एक ना काम करते हैं, एक क्विक ब्रेक लेकर आते हैं, फिर बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का। स्वागत है आपका फिर से। चलिए अब सीधे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी करीब करीब 20-25 अंकों के हल्के से गेंस के साथ एंड क्रेडिट गोज टू HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्योंकि वेटेज इनका ज़्यादा है तो उसका इंपैक्ट थोड़ा ज़्यादा आया होगा। हर निशान में क्लोज करके कम से कम निफ्टी बैंक जा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक सपाट कारोबार। इनफैक्ट लाल निशान में 54,062 के लेवल आप देखेंगे और उसकी वजह ये है कि निफ्टी बैंक भी है। इन दोनों बैंकों को अगर आप छोड़ दें, इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, तो 9 शेयर आज कमजोरी के शिकार हुए हैं और सबसे ज्यादा अगर हमने गिरावट देखी है तो वो देखी है इंडसइंड बैंक, BOB और बंधन बैंक के शेयर में।
SBI भी कमजोर रहा है, 810 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो आज बाजार ऊंचाई पर टिका नहीं, ऊपरी स्तर से 250 अंक जाकर नीचे निफ्टी क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तर से करीब 450 अंकों की गिरावट हमने आज के सत्र में देखी। 54,500 के रेजिस्टेंस से पहले निफ्टी बैंक का दम निकल गया। इंट्राडे में हमने 54,000 के नीचे के भी लेवल देखे और फाइनली जाकर ये क्लोजिंग उस दिन पर हो रही है। ये स्क्रीन अगर देखेंगे तो बिलीव नहीं होगा कि नहीं, ये ठीक है कि हमें पता था चीजें, बाजार अंदाजा लगा चुका था, लेकिन बाजार चला इतना नहीं है। हेडलाइन इंडेक्स तो कम से कम निफ्टी तो नहीं चला है। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन वाले शेयर में तेजी हो चुकी है, तो वहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो ले देखिए चीजें सारी की सारी कॉर्नर हो रही हैं इस मार्केट में। देखते हैं कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र में होगा। आज FIs की पोजीशनिंग में क्या कोई चेंज आता है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। अगर कुछ नहीं होता, मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग अगर उनकी तरफ से नहीं दिखती, हालांकि संकेत नहीं है, अब वो आंकड़े देखेंगे। अदरवाइज थोड़ी निराशा वाली चीज तो है कि बाजार फिर चले कैसे, सारे के सारे पॉजिटिव डिस्काउंट होते जा रहे हैं बाजार में। और कल वैसे भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र थोड़ा वोलेटाइल होता है, लोग अपनी पोजीशन कैरी करना चाहते नहीं है। लेकिन ये GST वाला मामला एक दिन का नहीं है। कल भी हम कोशिश करेंगे कुछ और एक्सपर्ट्स को शो में जोड़ें और समझें इसके इम्पैक्ट एनालिसिस हम पूरी करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट, इंडस्ट्री लीडर्स को जोड़कर सारी चीजें फिर से एक बार सामने रखेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक जाते जाते देखिए हरे निशान में आया है, 54,075 का लेवल। निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों की हल्की तेजी, 24,734, यानी कि PM मोदी के ऐलान और GST को लेकर एक्चुअल फैसला, इसमें सिर्फ 100 अंक चढ़ा है निफ्टी। ये बाजार की रियल पिक्चर है। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे।